आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. So let's start the lecture. आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड आई एम होपिंग कि सब लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मुझे बताओ सच सच सब लोग किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, चेक करके मुझे एक बार बताओ। और नहीं किए तो भी बताओ कि सर नहीं किए। ओके, फुल सॉल्व। ऑलराइट, वेरी गुड। तन्मय, नायक बोलो, आदित्य, अंश। Full solve, Yes, sir. sir, done. ओके, आदित्य गहलोत किया है। ठीक है, ये असाइनमेंट करके मतलब कैसा लगा? मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या, सुनो, क्या जो तुम लोगों ने पढ़ा था उसी से रिलेटेड असाइनमेंट था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो बता सकते हो एक रफली कितने क्वेश्चंस राइट है? एक रफली बताओ कितने क्वेश्चंस एक्यूरेटली राइट है और आउट ऑफ 90? सर कुछ कुछ के आंसर्स नहीं मिले। जस्ट वन सेकेंड, मैं एक बार इंटरनेट को स्टेबल कर देता हूँ। मनीष असाइनमेंट किया है? यस सर। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक बार पहले के लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं। सर वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले। मैं अभी डिस्कस करूंगा सर, ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा और आंसर की भेज दूंगा, इतना इश्यू मत करो, आंसर की भी आज भेज दूंगा। तो वी हैव डिस्कस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ में होता है या ब्लड में? लिम्फ में होता है पहले। कौन से फॉर्म में लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है फैट? फैट्स सर काइलो माइक्रो। राइट, वेरी गुड। किसके फॉर्म में? काइलो। याद रखना, ठीक है। सो ओरल कैविटी में मैंने बताया था सर्टेन ड्रग्स, नाइट्रोग्लिसरीन करके मैंने नाम बताया था, विच इज यूज्ड फॉर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट पेशेंट्स। टंग के नीचे रखते हो, डिजॉल्व हो जाता है,
फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से बाकी अदर पार्ट्स में जाता है। ईसोफेगस में बात याद रखना है, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन। स्टमक मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल का। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, स्पेसिफिकली कहाँ पर, जीजाइनम में। ड्यूडेनम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जीजाइनम में होता है, नॉट डियोडाइनम। वहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होते हैं एंड H2O का भी एब्जॉर्प्शन इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन होगा बट वाटर का, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो वाटर के साथ आएगा इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस की है। काइलोमाइक्रॉन क्या होता है, व्हाट इज काइलोमाइक्रॉन? ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन को मिला के बना। वेरी गुड, ट्राइग्लिसराइड एंड उसके अराउंड प्रोटीन। ऑलरेडी एक एग्जांपल समोसा का दिया था, राइट, बताया था मैंने। अंदर आलू रहता है, उसको अज्यूम करोगे ट्राइग्लिसराइड, और बाहर किसकी कोटिंग होती है, मैदे की कोटिंग होती है। सो दैट इज काइलोमाइक्रॉन। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 हार्मोन। गैस्ट्रीन याद रखना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के लिए। जितना ज्यादा गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रेट होगा उतना ही ज्यादा गैस्ट्रिक जूस भी प्रोड्यूस होगा। सिक्रेटिन याद रखना, सिक्रेटिन कब रिलीज होता है, जब जो काइम है वो स्टमक से डियोडेनम में आता है, तो सिक्रेटिन रिलीज होता है। सिक्रेटिन यहाँ रिलीज हुआ, अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, पेनक्रियास के पास और लिवर के पास। पेनक्रियास को बोलेगा नॉन एंजाइमेटिक पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर, इसमें क्या प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट। लिवर को बोलेगा आग लगी पड़ी है, बिकॉज काइम एसिडिक होगा, बोलेगा बाइल सिक्रीट कर, जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके बाद किसको सप्रेस करेगा, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को सप्रेस करेगा। सीसी के याद रखना, दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है। सीसी के कोलियोसिस्टोकाइनिन, इसका एक और नाम क्या है, पेनक्रियोजाइमिन, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर। दूसरी चीज क्या कराता है, कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियास में जाकर पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीशन करवाएगा, जो कि एंजाइम रिच होगा। उस पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और ये अगेन बाइल का सिक्रीशन भी कराएगा फ्रॉम द लिवर। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके बाद जीआईपी, इसका मैकेनिज्म मैंने तुम लोग को बताया था कैसे काम कर रहा है। HCl डियोडेनम में आया, काइम काइम आया ना, काइम क्या है, एसिडिक फूड है, जाहिर सी बात है एसिडिक है, बिकॉज HCl प्रेजेंट है। जैसे डियोडेनम में आएगा वहां पर एक स्पेशल टाइप के सेल है, के सेल, जो क्या सिक्रीट करेगा, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या बताया था मैंने, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या बताया था, अरे याद करो, बताया था मैंने पॉलीपेप्टाइड क्या बताया था, सर सिंगल लीनियर चेन। गूगल करके नहीं, प्रोटीन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। तो के सेल्स जीआईपी रिलीज करेगा जो पेनक्रियाज में जाएगा, और पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करेंगे इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को बुला लेगा सेल में। डिसऑर्डर्स की बात करें तो हमने देखा था इंपॉर्टेंट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया याद रखना, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, राइट। और कॉन्स्टिपेशन याद रखना है, इररेगुलर बाउल मूवमेंट। दोनों में फर्क है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इररेगुलर बाउल मूवमेंट कॉन्स्टिपेशन में होगा, डायरिया में होगा एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। इनडाइजेशन याद रखना, एंजाइम्स की सिक्रीशन कम होती है, ज्यादा तेल मसाले की चीज खा लेते हैं, राइट, ओवर ईटिंग हो जाती है, ज्यादा खाना खा लेते हैं, ये सब चीजों से क्या होता है, इनडाइजेशन। जॉन्डिस, जॉन्डिस के बारे में मैंने एक चीज बताई थी, कोई बता सकता है, एक बहुत खास चीज बताई थी।
जॉन्डिस को लेकर मैंने एक बहुत ही अलग सी चीज बताई थी, किसी को याद है? क्या किसी को याद है? वॉइस ब्रेक हो रहा है सबके लिए? सर क्लियर है। क्लियर है ना? आदित्य एक बार सर चेक करो इंटरनेट। बोल 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 बोल। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। तेरा इंटरनेट इशू होगा, एक बार चेक कर ले। बाकी लोग को क्लियर है। जॉन्डिस को लेकर एक मैंने खास बात बताई थी, कम ऑन गाइस बोलो। सर पीला पड़ जाना, पीला। जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज। जॉन्डिस इज नॉट अ डिसीज बट इट इज अ सिम्टम। ठीक है, ये बताया था मैंने। अभी तक तुम लोग यही समझ रहे थे कि एक बीमारी है, बट इट इज नॉट अ डिजीज, जस्ट सिम्टम, लक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्किन, आईज, दे ऑल बिकम येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। वॉमिटिंग के बारे में बताया था, राइट? ये किसको, ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगेटा और मेडुला। वॉमिटिंग होता क्या है? इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। इजेशन ऑफ, इजेशन का मतलब क्या? रिमूवल या बाहर निकलना किसका? स्टमक के कंटेंट का, किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। नाउ we are going to talk about protein energy malnutrition. We are going to talk about protein energy malnutrition. कोई malnutrition का मतलब बता सकता है? कोई malnutrition का मतलब बता सकता है? What do you mean by malnutrition? Yes, सोचो और बताओ। सर लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट। मैल मतलब होता है कमी। किसकी कमी? न्यूट्रिशन की कमी। माल का मतलब क्या होता है? कमी। किसकी कमी? न्यूट्रिशन की कमी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। सो मैलन्यूट्रिशन का मतलब मैंने क्या बताया? कमी। किसकी कमी? न्यूट्रिशन की कमी। सो इसी सीक्वेंस में हम दो इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़ने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू प्रोटीन एंड एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। देखो, दो डिजीज है, एक तो है कवाशिरोडकर, दूसरा है मरास्मस। बताऊंगा अभी। एक क्या है? कवाशिरोडकर, दूसरा क्या है? मरास्मस। कवाशिरोडकर क्या होता है? छोटे बच्चे, उनको दाल दे रहे हैं, नहीं, राइट, उनको क्या दे रहे हैं? चावल दे रहे हैं, उनको दूध दे रहे हैं, राइट, उनको रोटी दे रहे हैं, उनको भाजी दे रहे हैं, राइट, उनको दाल भी दे रहे हैं, राइट, दाल भी दे रहे हैं। बट इन सब से इसको एनर्जी तो मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, बट जो प्रोटीन उसके डाइट में होना चाहिए वो मिसिंग होगा, वो मिसिंग होगा। जितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो मिसिंग होगा। सो दिस विल बी ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी, राइट? So dietary deficiency of protein and total food calories are widespread in many underdeveloped countries, right? आपने देखा होगा कि malnutrition की कमी स्पेशली इन the African countries like Nigeria, right? वहाँ पर बहुत भूखमरी है, खाने को नहीं मिलता सही से, हर चीज प्रोटीन सही से नहीं मिलता उनको, खाने पीने की बहुत बहुत किल्लत है। एक टाइम का शायद खाना उनको नसीब होता है। तो देखा होगा तुम लोग ने, वो काफी क्या होते हैं? पतले पतले होते हैं, काफी सुकड़े से होते हैं, राइट, लाइक अ मैच स्टिक। तो ये सब किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज अदर फूड, जिससे एनर्जी मिलेगी। दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड अदर फूड या अदर न्यूट्रिएंट, जिससे एनर्जी मिलेगी। तो देखो, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसको जरा देखो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। डाइटरी डेफिशिएंसी of proteins
एंड टोटल फूड कैलोरीज ऑलरेडी इसके बारे में बताया। टोटल फूड कैलोरीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स तो आए गई। तो कहीं कहीं पर किसी किसी को खाना ही नहीं मिलता, तो ना प्रोटीन मिल रहा है, ना कार्बोहाइड्रेट ना मिल रहा है, ना फैट्स मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे किसकी कमी हो रही है? कैलोरीज की। किसकी कमी है? कैलोरीज। और एक केस होगा जहां पर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी भी होगी, राइट, उसमें हम बोलेंगे इसको क्वाशियोर। तो समझो, डाइटरी डेफिशिएंसी कमी किसकी? प्रोटीन्स की। एंड टोटल फूड कैलोरीज, टोटल फूड कैलोरीज में मैंने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी, फैट से मिलने वाली एनर्जी, राइट। सो वो होगा टोटल फूड कैलोरीज। आर वाइड स्प्रेड in many underdeveloped countries, in many underdeveloped countries. राइट, ये बहुत कॉमन चीज है, आम बात है इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। राइट, एनसीईआरटी की पूरी लाइन्स है वो लिख रहा हूँ। ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एक बात। दूसरी बात, साउथ अमेरिका। राइट, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको ये बीमारी काफी कॉमन दिखेगी लोगों में। एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। राइट, शॉर्ट में प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पीईएम। पीईएम स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन का मतलब मैंने क्या कहा? कमी। किसकी कमी? न्यूट्रिशन। माल का मतलब कमी होता है, MAL, माल मीन्स कमी। सो पीईएम may have affected or may affect large section of the population during drought, राइट। जब सूखा पड़ जाएगा, खेतों में फसल नहीं होगी, राइट, तो इस टाइम पर क्या हो सकता है? खाने की कमी पड़ सकती है, राइट। मान लो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फसल की जो ग्रोथ है, फसल जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना, उतना राइस, वीट या ज्वार, बाजरा, इनका सब जो फसल हुआ है वो नहीं बना है, उतना बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ ड्रॉट, सूखा। तो एक पॉपुलेशन, 1% ऑफ पीपल होंगे जो किससे सफर करेंगे? इन डिजीज से, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफर करेंगे। सो इफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, famine एंड पॉलिटिकल टर्मोरियल, जैसे इमरजेंसी। अगर आज तुम लोग ने न्यूज में देखा होगा तो आज काइंड ऑफ एनिवर्सरी है ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। सो पॉलिटिकल टर्मोरियल रिलेटेड टू इमरजेंसी कंडीशन, मतलब किसी को कोई बाहर नहीं निकलेगा, राइट, सब अपने घर में रहेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, राइट, महंगाई हो जाएगी, काफी सारी चीजें मुंह मांगी रकम पर मिलेंगी। सो दीज आर पॉलिटिकल टर्मोरियल। ये हुआ था, एक केस दिया यहाँ पर, दिस हैपेंड। मैं तुम लोग को वीडियो दिखाऊंगा इसको कंप्लीट करने के बाद। इन बांग्लादेश ये हुआ था, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल बांग्लादेश में हुआ था ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथोपिया, अगेन ऑफ अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, ड्यूरिंग दी
सीवियर डेथ इन मिड 80s ड्यूरिंग, देखो यहाँ से क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ठीक है, जस्ट मैं इसलिए तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ से मतलब जो अभी मैं लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है, कवा शिरोडकर मरासमस, इससे क्वेश्चन आता है, बट जो इंट्रो में लिख रहा हूँ इससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इन मिड 80s, ओके, सो पीएम किसको इफेक्ट करता है? न्यूबॉर्न्स को। पीएम इफेक्ट्स infants and 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा वालों को क्या करता है? ये इफेक्ट करता है पीईएम, टू प्रोड्यूस मरासमस एंड कवाशिरोडकर। तो दो डिजीज पढ़ेंगे आप। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में दो डिजीज है, एक का नाम क्या है? कवाशिरोडकर, दूसरे का नाम क्या है? मरासमस। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, दो एग्जांपल याद रखना है डिजीज के, मरासमस कवाशिरोडकर। प्रोनाउंस कर रहा हूँ बार बार, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कवाशिरोडकर मरासमस। नाउ बात करते हैं सबसे पहले मरासमस की। इसके भी क्वेश्चंस तुम लोग ने कर लिए हैं क्या? इसके भी क्वेश्चंस तुम लोग ने कर लिए हैं क्या? नो सर। ओके, देखो, यस आदित्य, ये जो अपन पढ़ रहे हैं दीज आर डेफिशिएंसीज, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी, राइट, और बाकी चीजों की डेफिशिएंसी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की डेफिशिएंसी। ये होती क्यों है? देखो, होने का रीजन होता है पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। दूसरी चीज, एक फैमिली में एक पेरेंट के 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, राइट, तो उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता प्रॉपरली, खाने को सबको प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाती, राइट। इसके अलावा जो दूध है वो अडल्टरेटेड है, मिलावटी है, पानी से मिलाया हुआ है इसको। दीज आर रीजन फॉर प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Now let's get started again. So मैं बात कर रहा हूँ मरासमस की। आराध्य नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में कहा था बेटा? आराध्य सर नेटवर्क इशू था इसलिए मैं बार बार आ रहा था जा रहा था, मतलब अपने आप ही इन आउट हो रहा था। ओके, लेक्चर देखा यूट्यूब का? हाँ सर, लास्ट लेक्चर देखा मैंने। कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक, असाइनमेंट सॉल्व किया? सर थोड़ा बाकी है, थोड़ा हो। थोड़ा मतलब कितना? ठीक है, ऑनेस्टली बोलो, मैं तुम लोग को कुछ डांटने वाला नहीं हूँ। अगर नहीं किया तो बोल दो नहीं भी किया, थोड़ा बाकी ये मत बोलो। मतलब सर वही हुआ ही नहीं है, मतलब हुआ ही नहीं है ना? ट्राई कर किया था बट अच्छे से नहीं समझ रहा। कितने क्वेश्चंस किए अगर किए हैं तो? 2 सर। 2? बहुत ज्यादा कर दिया है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था यार, मतलब ये काफी मुझे शॉकिंग लग रहा है कि तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। लेक्चर्स तूने मुझे लगता है कुछ मिस किए हैं बीच में, बट एट द सेम टाइम तुझे वीडियोस भी तो मिले हैं लेक्चर्स के। देख, कल मैंने तेरी बातें सुनी थी, तो मैं बता दूं, देख, ये जो सिचुएशन है ये ऐसी सिचुएशन है जो किसी के कंट्रोल में नहीं, तो इसके बारे में सोच के कि मेरे से नहीं हो रहा है, कब खुलेगा, कब ऑफलाइन होगा, इसको साइड में रख के
तू इस ऑनलाइन को अडेप्ट कर। ये कब होगा, ये अपने हाथ में नहीं। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में ये है कि तू ऑनलाइन पढ़े। Right? तेरे हाथ में ये है कि तू ऑनलाइन पढ़े, तेरे हाथ में ये नहीं है कि ऑफलाइन शुरू होगा तब तक मैं वेट, ऑफलाइन शुरू होगा ये तेरे हाथ में नहीं। ऑफलाइन कब शुरू होगा तुझे ही नहीं पता। तुझे क्या, किसी को नहीं पता। हाँ, डेट्स आ रही हैं कि हाँ अब होगा अब होगा अब होगा, बट कोई एश्योरिटी नहीं है कि हाँ ये स्पेसिफिक डे आज के दिन आज के मंथ होगा। ये कहीं पे भी एश्योरिटी नहीं। तो जो तेरे हाथ में ना उस पर काम। ऑनलाइन पढ़ रहा है, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? इतने सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं। और हाँ, नेटवर्क वगैरह का इशू है तो उसको रिजॉल्व करो। देखो, नेटवर्क का इशू आज के टाइम में मैं बता दूं तो बहुत सारे सिम कार्ड अवेलेबल है। राइट, अलग अलग कंपनीज के, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, ये है वो है। राइट, जो भी तेरे आसपास अच्छा इंटरनेट देता है वो वाला सिम कार्ड परचेज कर ले। इट विल हार्डली टेक 100 रुपीज। सिम कार्ड परचेज की बात करो, रिचार्ज की बात नहीं करो। एक नया सिम कार्ड परचेज कर ले जो तेरा इंटरनेट को स्टेबल रहे। यस। सिंपल सी बात है ना। तू इंटरनेट को लेकर बैठ जाएगा तो फिर पढ़ेगा कब? ऐसे एक बच्चा, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक बच्चा था, ठीक है, उसका भी यही सेम इशू था कि इंटरनेट उसका सही नहीं था। तो उसने ना काफी लैग किया। ठीक है, चल रहा है चल रहा है, काफी उसने लेट गो कर दिया इसको कि चलो चल रहा है जैसे जैसे चल रहा है। तो बाद में उसका इतना बैकलॉग हो गया कि अच्छा बच्चा था वो पढ़ने में, बट इसके वजह से वो एक एवरेज स्टूडेंट बन गया क्योंकि उसका कंप्लीट ही नहीं हो रहा है बैकलॉग, क्योंकि इतना बैकलॉग हो गया। हम लोग पढ़ाते जा रहे उसका पीछे का ही नहीं हुआ है, तो हम लोग के साथ कब चलेगा? हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो कब चलेगा उसका? तो इंटरनेट ऐसी चीज है जो देख तू आराम से इसको फिक्स कर सकता है। तेरे आसपास कोई तो एक अच्छा नेटवर्क होगा, उसका सिम परचेज कर ले। इस पे भी एक स्टोरी बताता हूँ। एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, मतलब आईएसपी का स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, वो गाँव गया है, उसको यहाँ का सिम कार्ड वहाँ नहीं चल रहा है। उसने इमिडिएटली नया सिम कार्ड परचेज किया। नया सिम कार्ड वहाँ के उसने परचेज करके रख लिया ताकि उसका लेक्चर्स मिस ना हो या कोई भी इश्यूज ना हो। कल ही मेरी उससे बात हुई। तो प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकता है, इंटरनेट के प्रॉब्लम को फिक्स करता है। और जो ये तूने जो कल बोला कि सर ऑनलाइन नहीं पढ़ पाता, इस पे तू जरा आसपास के लोगों को भी तो देख। तू अकेला है क्या जो ऑनलाइन पढ़ रहा है? सभी पढ़ रहे हैं तेरे साथ के, पूरी जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं सभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। डिग्री वाले, छोटे बच्चे, 11th 12th वाले, सब। प्रॉब्लम्स को बताने से अच्छा उसको रिजॉल्व करने पर ध्यान दे। तेरे से नहीं हो पा रहा तो हाँ हम लोग से पूछ ले, बट रिजॉल्व करो। प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाओगे तो काम थोड़ी चलेगा। उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। आराध्या, गेटिंग इट यस। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। यस सर। अब हाँ, प्रॉब्लम देख, लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा आएंगी। ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आगे कोई और प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेगा? प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो। नहीं होता है तो लोगों की हेल्प लो, लोगों से बात करो, ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं रिजॉल्व होगा? नाउ ओके, सो वी आर ऑन मेरास्मस। यस आदित्य, क्या जरा डाउट क्लियर हुआ? आदित्य, आदित्य, हेलो। हाँ आवाज आ रही, बोल बोल। अब सही है। बोल बोल। क्या हुआ सर?
मैं बोल रहा हूँ तेरा डाउट क्लियर हुआ अभी जो तूने मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे थे? हाँ सर, क्लियर हुआ। हम्म। मरासमस पर अभी अपन आते हैं। It is reduced by a simultaneous deficiency of proteins and calories. किसकी डेफिशिएंसी है ये? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कैलोरीज, राइट? वो खाना ही नहीं मिल रहा है। इन शॉर्ट, अगर मेरेस्मस को मैं बोलूँ तो मेरेस्मस ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो इंडिविजुअल है, जो बच्चे हैं, उनको खाना ही नहीं मिलता है, प्रोटीन छोड़ो, खाना ही नहीं मिलता है, चावल दाल रोटी कुछ नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है? मेरेस्मस। सो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, दैट इज मेरेस्मस। दूसरा पॉइंट, फाउंड इन इन्फेंट्स less than a year, less than 1 year in age। तो ये 1 साल के कम बच्चों में इसके सिम्टम्स देखते हैं। फिर आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर उसको प्रॉपरली खाना पीना मिला तो उसका जो बॉडी है वो कैसा होगा? नॉर्मल चिल्ड्रंस के जैसा। नाउ नेक्स्ट, इसके रीजंस क्या है? इफ मदर्स मिल्क इज replaced too early by other foods, ठीक है, मदर्स मिल्क को इससे रिप्लेस कर दिया खाने पीने से काफी कम टाइम में, 6 महीने 5 महीने, इतने टाइम में, विच आर पुअर इन प्रोटीन्स, विच आर पुअर इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। कैलोरिक वैल्यू मतलब कैलोरीज, ठीक। दिस often happens if the mother has second pregnancy। सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब कब? एक बच्चा है उनका सपोज 10 मंथ का, उसी टाइम पर एक बच्चा है 10 मंथ का, और फिर उसी टाइम पर सेकेंड चाइल्ड आ गया, प्रेगनेंसी आ गई, तो बच्चा ये तो छोटा का छोटा ही रह गया, 10 महीने का, और फिर सेकेंड चाइल्ड आ गया, राइट? तो इस केस में होता है सेकेंड प्रेगनेंसी। इफ दी मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट्स, जो पहली प्रेगनेंसी से बच्चा हुआ था, व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, जो मैंने एज बताई 9 to 10 मंथ्स का है, इन मेरास्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ। प्रोटीन की वजह से क्या होता है? बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाता है। प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी बोलते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन की कमी से क्या होगा? ग्रोथ नहीं हो पाएगा। डेफिशिएंसी होगी किसकी? प्रोटीन की, तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिपेयरिंग भी नहीं हो पाएगी, टिश्यू की रिपेयरिंग भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, राइट? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, विच आर प्रोटीन्स। सो एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज,
राइट। सो टिश्यू का रिपेयरिंग भी नहीं हो पाएगा एंड रिप्लेसमेंट ऑफ दी टिश्यूज प्रोटीन, टिश्यू के जो प्रोटीन्स है वो भी वापस नहीं बन पाएंगे बिकॉज प्रोटीन्स बाहर से ही नहीं ले रहे। हमने क्या देखा था, देखो हम प्रोटीन खाया हमने, डाइजेशन हो गया, फिर अमीनो एसिड बन गया। और मैंने क्या बताया था, अमीनो एसिड को क्या हम स्टोर करके रख सकते हैं? कैन वी स्टोर एसिड? नो सर। नो सर। तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? फिर से प्रोटीन, है ना। तो जब प्रोटीन खाओगे नहीं तो अंदर प्रोटीन बनेगा क्या? जब प्रोटीन खाओगे नहीं तो अंदर प्रोटीन बनेगा सेल के? यस और नो? नो सर। प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, इजी बात है। तो ये बात बोली है। मनीष सुन रहे हो? यस सर। ओके। तन्मय? यस सर। हाँ। आदित्य? यस सर। मुझे सबकी प्रेजेंस चाहिए, ठीक है। कुछ सिम्टम्स हैं इसके, तो वही मैं लिख रहा हूँ, वही डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन आता है मैं तुम लोगों को बता दूंगा अभी, मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सो क्या किया अपन ने अभी तक? हाँ, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से क्या होता है? ग्रोथ नहीं हो पाता, नए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, या फिर पुराने प्रोटीन्स नए प्रोटीन से रिप्लेस नहीं हो पाते। एक्सट्रीम इमैक्युएशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। काफी बॉडी कैसी होगी? पतली सी, एकदम ऐसा लगेगा कि बीमार बीमार, काफी पतला दिखेगा। और उसके जो हाथ पैर वो भी क्या होंगे? पतले। थिनिंग ऑफ द लिम्स, राइट। इसकी वजह से क्या होता है? थिनिंग ऑफ द बॉडी, लिम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इसकी वजह से मैरास्मस। स्किन भी कैसी होगी? ड्राई, क्योंकि प्रोटीन नहीं मिल रहा है, राइट। स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन, एक्टिन। प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है तो काफी पतली स्किन होगी, ड्राई होगी। तो skin becomes dry, thin and wrinkled, ठीक है। स्किन कैसे होगी? थिन, ड्राई एंड wrinkled, राइट, मतलब सिकुड़ी होगी थोड़ी सी। ग्रोथ काफी कम होगी, राइट। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट, ये कम होता है। सो ये कम होते जाएगा, डिक्लाइन कंसिडरेबली, ठीक है। कम होते जाएगा बिकॉज खाने को नहीं मिल रहा है उसको, ना प्रोटीन ना खाना, कुछ नहीं मिल रहा। और इसका असर दिमाग पर भी पड़ेगा। देखो भूख लगती है तो सीधी सी बात है, इस पर ब्रेन पे भी असर पड़ता है, भाई दिमाग काम नहीं करता है, छोटी सी चीज को हम कर नहीं पाते। जाहिर सी बात है, खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ब्रेन का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्टेड होगा। इवन ग्रोथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल मेंटल फैकल्टीज आर इम्पैक्ट, जो दिमाग को है वो क्या होता है? काफी, एक सेकंड, क्या हो गया? सो दिमाग भी काम करना बंद कर। सो यहाँ पर क्या दिया है? मेंटल फैकल्टीज, ठीक है। सो ये जो एबिलिटी है दिमाग की, बेसिकली मेंटल एबिलिटी है,
मेंटल एबिलिटी, फैकल्टीज मतलब एबिलिटीज, ठीक है। तो जो मेंटल एबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाता ब्रेन का, जिससे और काफी सारी दिक्कत आ सकती है, राइट। देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज सीधा ब्रेन से इसका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो मेंटल एबिलिटी अगर खराब होगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, तो इससे बोलने में, सुनने में, देखने में भी कमी हम महसूस कर सकते हैं, कमी। सो दिस इज अबाउट मेरास्मस, राइट। इसमें याद रखना मेरास्मस इज व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पहला लाइन और दूसरा लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन, मेरास्मस इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, खाने को मिल ही नहीं रहा है, ना चावल, ना दाल, ना गेहूं, मतलब रोटी, कुछ नहीं मिल रहा है। किसको ये इफेक्ट करता है, लेस देन 1 ईयर चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स, राइट। यहाँ पर एक चीज दिया है, इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड्स विच आर पुअर इन प्रोटीन्स एंड कैलोरिफिक वैल्यू। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, जो मैंने बताया वो भी सही है। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है कि कुछ ऐसे खाने पीने को दिया जाता है जिसमें बहुत कम प्रोटीन है या ना के बराबर है या पुअर क्वालिटी है उस फूड का। दिस often happens if the mothers have second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young, right? जो मिल्क की बात है, मदर्स मिल्क की बात है, तो वो रिप्लेस किया जाता है अदर फूड से, कब, जब मदर क्या है, प्रेग्नेंट है सेकेंड चाइल्ड के साथ, और जो बच्चा है, जो बड़ा वाला बच्चा है, उसकी जो एज है वो 1 साल से भी कम। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया है, राइट। जस्ट एक सेकेंड होल्ड करो। राइट। सो सिम्टम्स क्या है, देखो ये सब बेसिकली सिम्टम्स है कि ग्रोथ नहीं होगी, हाइट कम होगी, राइट, बॉडी वेट कम होगा, और उसके अलावा स्किन ड्राई होगी, राइट, पतले होंगे, जो बंदा होगा, जो बच्चा होगा, जो इन्फेंट होगा काफी पतला होगा, उसके हाथ पैर काफी पतले पतले, ठीक है। ब्रेन पर भी इसका असर पड़ेगा, खाना पीना नहीं मिल रहा है सही से, तो जाहिर सी बात है ब्रेन पर भी इसका असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कवच की, अब बात करते हैं कवच की। इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें भी तुम लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा बेसिकली वीडियोस कवच का। ये जो डिजीज है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, राइट। सो कवाशियोर का याद रखना, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स is produced by protein deficiency, by protein deficiency, unaccompanied by caloric deficiency, by calorie deficiency. अगेन यहाँ पर भी सेम चीज बताई है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट, हम डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क by a high calorie low protein diet, by high calorie, कैलोरीज मिल रही है उसको, ठीक है, हाई कैलोरी, म्यूट करो किसका है, बट लो प्रोटीन डाइट,
in children more than 1 year in age, more than 1 year in age, ठीक है। सो ये किसको इफेक्ट करता है? मोर देन 1 year वालों को। मरासमस किसको इफेक्ट करता है? मरासमस किसको इफेक्ट करता है? लेस देन 1 year। ये सुन रहे हो सब लोग की नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, आंसर आंसर भी दो। क्या बताया मैंने? मरासमस ये कंडीशन किन बच्चों में होती है जिनकी एज क्या होती है? बिलो 1 year, जो हमने पढ़ा। कवाशिरकर इन बच्चों में होता है जिनकी एज होती है 1 से ज्यादा, जिनकी एज क्या होती है? 1 से ज्यादा। नाउ हाथ पैर काफी देखो लगभग सिम्टम्स सेम है, थोड़े बहुत ही फर्क है सिम्टम्स में। सो लाइक मरासमस काफी बॉडी पतली होगी, लाइक मरासमस। कवाशिर और कर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल। वेस्टिंग ऑफ मसल्स मतलब मसल्स नहीं दिख रहे, खाना नहीं मिल रहा है, बॉडी में ही जो प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको यूज करेंगे क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोटीन्स, मसल में भी प्रोटीन ही होते हैं, मसल भी किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। तो हम कुछ खा नहीं रहे, प्रोटीन तो खा नहीं रहे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन खा नहीं रहे, तो जो बॉडी में प्रोटीन है उसको यूज करा जाएगा। मसल्स के प्रोटीन यूज करेंगे तो मसल धीरे धीरे क्या होगी? पतली होती जाएगी। सो लाइक मरासमस कवाशिरकर शो वेस्टिंग ऑफ मसल, मतलब मसल्स के प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए। अगेन सेम वही सिम्टम्स है, थिनिंग ऑफ लिम्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, अगेन फेलियर ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन, ग्रोथ कम कम होगी, बॉडी वेट अगेन कम होगा उस एज में जितना होना चाहिए उससे कम। सो ब्रेन डेवलपमेंट भी काफी खराब होगा, फेलियर। बट अनलाइक मरासमस, देखो मरासमस में क्या होता था? स्किन के नीचे मतलब सब क्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। सब क्यूटेनियस का मतलब मैंने ऑलरेडी एक बार बताया, स्किन के नीचे, ठीक है। सो मरासमस में क्या होता है? स्किन के नीचे जो फैट है वो भी यूज हो जाता है क्योंकि उसमें खाना ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। खाना ही नहीं मिल रहा तो फैट को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करें तो फैट पूरा खत्म हो जाता है। बट इसमें इसमें कवाशिरकर में फैट मिल रहा है कि नहीं? कवाशिरकर में फैट मिल रहा है या नहीं? अरे जवाब दो। कवाशिरकर में फैट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अरे किसकी डेफिशिएंसी है? किसकी डेफिशिएंसी है? कवाशिरकर। किसकी डेफिशिएंसी है? कवाशिरकर किसकी डेफिशिएंसी है? प्रोटीन्स की। तो मैंने क्या बताया? मरासमस किसकी डेफिशिएंसी है? प्रोटीन्स भी और बाकी सारे खाने पीने की चीजों की, राइट। और कवाशिरकर के लिए मैंने क्या बताया? वो किसकी डेफिशिएंसी है? सिर्फ प्रोटीन की। तो फैट वगैरह तो उसके मिलेगा, राइट, फैट्स तो मिलेगा इसको। तो उसके स्किन के अंदर जो फैट है, स्किन के नीचे जो फैट है वो खत्म नहीं होगा। सब क्यूटेनियस फैट इज प्रेजेंट, वो यूज नहीं होगा बिकॉज वो फैट्स कार्बोहाइड्रेट ये तो मिल ही रहा है। इसको डेफिशिएंसी किसकी है? मेन प्रोटीन।
और प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी इसको हम बोलते हैं. So, but unlike marasmus, some fat is still left under skin. Extensive oedema. Oedema क्या होता है? It is swelling. ठीक है. पैर का स्वेलिंग होना, दैट इज ओडेमा. क्यों स्वेल हुआ है? बिकॉज फैट्स अभी भी प्रेजेंट, फैट इज स्टिल लेफ्ट. सो मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स. तो पैर के सूजन को ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन. ठीक है. सो ये याद रखना है, दिस इज टू प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Marasmus, it is the deficiency of proteins as well as other nutrients like carbohydrate, fats. Kawashirorkar, it is the deficiency of only and only proteins. Right. ओडेमा का नाम हमने मैरास्मस में कभी नहीं सुना. राइट. ओडेमा नहीं सुना कि फैट्स बचा ही नहीं. राइट. क्योंकि वो खाना उसको मिल ही नहीं रहा. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऐसे खाने उसको बहुत रियरली मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे. खाने को मिल रहा है बट उसमें फैट, प्रोटीन्स वो सही से नहीं मिल रहा. तो ओडेमा भी नहीं होगा मैरास्मस में, याद रखना. ओडेमा भी नहीं होता, कवाशिरकर में होता है. बिकॉज प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी, फैट और कार्बोहाइड्रेट से उसको मिल ही रहा है. राइट. याद रखना, अंडरवेट होते हैं चिल्ड्रंस. मैरास्मस, कवाशिरकर, इसमें हम बात करेंगे तो जो चिल्ड्रंस उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है. जो एक एज में एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होनी चाहिए, जो वेट होना चाहिए, वो वेट नहीं होता. सो दिस इज अबाउट मैरास्मस एंड कवाशिरकर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू. नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू. यहाँ तक समझ में आया सबको? यस और नो? Yes. Yes, sir. या तुम लोग आंसर भी करो. ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग का आंसर करना बहुत जरूरी है. कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ से अपने को इतना ही पढ़ना है जितना अपन एग्जाम में सॉल्व कर सके. मैरास्मस एंड कवाशिरकर के रिलेटेड बात कर. मैरास्मस एंड कवाशिरकर क्या क्या पॉइंट बताए? मैरास्मस occurs in the child of more than 1 year age. True या false? Marasmus occur in more than 1 year of age. True है या false? All. क्या है? False. बहुत बढ़िया. ठीक है. एंड कवाशिरकर याद रखना, कवाशिरकर जो है वो होता है more than 1 year age of children. Marasmus is occurring in the infants which are below 1 year. Subcutaneous fat is present in Kawashirorkar or Marasmus? हाँ, किसमें होता है? कवाशिरौर. बिकॉज हमने देखा कवाशिरौरकर किसकी डेफिशिएंसी? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स. मैरास्मस किसकी डेफिशिएंसी है? प्रोटीन्स के अलावा बाकी सारी चीजों की, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबकी डेफिशिएंसी. कैलोरीफिक वैल्यू. अब इसको पढ़ने से पहले बैलेंस डाइट क्या होता है? राइट. बैलेंस डाइट इज बेसिकली द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कि एक दिन में कितने कैलोरीज अपने को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स. मेरे को कार्बोहाइड्रेट इतनी कैलोरीज चाहिए, मेरे को प्रोटीन्स इतनी कैलोरीज चाहिए, मुझे फैट्स इतनी कैलोरीज चाहिए. सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. ठीक है. और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन्स, फैट्स, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसके अलावा हो सकता है वाटर, राइट, इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। इन सब का बॉडी रिक्वायरमेंट शो करता है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मोर इम्पोर्टेंटली ये तीनों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बैलेंस डाइट का मतलब क्या, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट जिस अमाउंट में उस बॉडी को चाहिए वो अमाउंट मिले। कार्बोहाइड्रेट सपोज चाहिए 50 कैलोरीज, मिलना चाहिए। ये चाहिए 25 कैलोरीज, मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए 10 कैलोरी सपोज, राइट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों एक सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए फूड के अंदर, एक सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए फूड के अंदर। इसी को बोलेंगे बैलेंस डाइट। एक फूड के अंदर सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, एक फूड के अंदर सारी की सारी न्यूट्रिएंट होनी चाहिए एक सफिशिएंट अमाउंट में, जो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मैं बैलेंस डाइट की बात करूं तो रेशियो क्या होता है, 4:1:1, राइट। अगर मुझे 4 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो 1 कैलोरी प्रोटीन और 1 कैलोरी फैट भी चाहिए। ओके, सो ये रेशियो होता है। सपोज 100 है, ठीक है, तो 100 में से मान लो आप 40%, 50% क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, देन जो रिमेनिंग परसेंट है वो प्रोटीन एंड फैट्स। अब एनर्जी किससे मिलेगा मेरे को बताओ, फूड से मिलेगा या इस न्यूट्रिएंट से मिलेगा? किससे एनर्जी मिलता है, फूड से मिलता है या इन सब्सटेंसेस से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से मिलता है एनर्जी या फूड से मिलता है, बोलो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वेरी गुड, बिकॉज फूड के अंदर यही सब तो प्रेजेंट होते हैं। फूड के अंदर यही सब तो प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो बेसिकली एनर्जी किससे मिलती है, इन सब्सटेंसेस से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट से मिलती है। अब नाउ विल टॉक अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। इजी टॉपिक है, कोई मुश्किलात वाली टॉपिक नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो ये किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए। अब एक होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एक होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। सो देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, हीट क्या है, एनर्जी है, और ये इनको हम क्यों खाते हैं, इनको फूड में क्यों लेते हैं, ताकि इनसे क्या मिल सके, एनर्जी, राइट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब हम लोग क्यों कंज्यूम करते हैं, ताकि इससे हमको क्या मिले, एनर्जी मिले, बॉडी की ग्रोथ हो। तो यहाँ पर भी वही बात बोली है, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन of 1 gram of food, of 1 gram of food in a bomb calorimeter। ये एक डिवाइस है, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जो क्या करेगा, जब उसके अंदर 1 ग्राम खाना डाल दोगे तो क्या लिबरेट करेगा, हीट, मतलब एनर्जी लिबरेट करेगा। ठीक है, ये एक क्या डिवाइस है जिसमें मान लो मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डाला तो ये कितना एनर्जी इससे लिबरेट करता है, 4.1 किलो कैलोरीज। मैंने 1 ग्राम प्रोटीन इसमें ऐड किया, राइट, तो कंबशन होने के बाद कितना एनर्जी निकलता है, 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम। सो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंबशन ऑफ 1 gram of food in a bomb calorimeter, the amount of heat liberated from combustion of 1 gram of food in a bomb calorimeter। ये एक कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, is its gross calorific value। ग्रॉस मतलब टोटल, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती इसमें से, ठीक है। जो एनर्जी बनी है कंबशन से, जो एनर्जी बनी है वो इस कैलोरीमीटर में ही रह जाती है, बिकॉज ये एक क्लोज्ड
मेटल का चेंबर है, इट इज द क्लोज्ड मेटल चेंबर, क्लोज्ड मेटल चेंबर। क्लोज है मतलब एनर्जी बाहर रिलीज नहीं होगी, उसी के अंदर रहेगी। क्लोज्ड मेटल चेंबर फिल्ड विथ O2, क्योंकि कंबशन के लिए जरूरी होगा ऑक्सीजन, तो ये किससे फिल्ड है? ऑक्सीजन से। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। फूड में क्या हो सकता है? प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसी को बोलेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस क्यों बोला है? क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड चेंबर है, तो एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। जितनी एनर्जी बनेगी उतनी उसी के अंदर रह जाएगी। फूड से जितनी एनर्जी बनकर लिबरेट होगी वो उसी चेंबर के अंदर रह जाएगी, रिलीज नहीं होगी। तो जितना भी बनता है वो अंदर ही रह जाता है, इसलिए बोला है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम जब खाएंगे इसको, ये तो एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसको बताया गया, राइट। जब हम उसी खाने को हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी क्या होगा? रिएक्शन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। बट हमारे में जो एनर्जी रिलीज होगी उसका कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। सो हमारे में जो होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। So the actual amount of energy liberated, the actual amount of energy liberated in the human body due to combustion of 1 gram of food, ह्यूमन बॉडी के लिए। ये कहाँ पर किया है? कैलोरीमीटर में। तो वहां पर जितना भी एनर्जी फूड के कंबशन से रिलीज हुआ है वो पूरा का पूरा उसी चेंबर में रह जाएगा, वो रिलीज नहीं होगा, बिकॉज ये क्लोज चेंबर। बट हमारे में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, हमारे में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो ड्यू टू कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू मतलब हमारे बॉडी के अंदर 1 ग्राम फूड से कितना एनर्जी रिलीज होगा, 1 ग्राम फूड को ऑक्सीडाइज कर कितना एनर्जी लिबरेट होगा, दैट विल बी फिजियोलॉजिकल वैल्यू। दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी? बोलो, किसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी या इसकी? क्या बड़ा होगा? कौन सी वैल्यू? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बड़ा होगा कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू? अरे जवाब दो। फिजिकल फिजियोलॉजिकल वैल्यू बड़ी होगी। अच्छा, सर वापिस क्वेश्चन पूछो। देखो मैंने पूछा है कि इस दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बड़ा होगा या फिजियोलॉजिकल वैल्यू? क्रॉस क्वालिफिकेशन। बढ़िया। क्या बड़ा होगा? ये, बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये क्लोज्ड मेटल चेंबर है, इसमें से कुछ एक पैसे की एनर्जी ऊपर रिलीज नहीं होगी। फूड अंदर के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा और एनर्जी उस चेंबर के अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि ऊपर से क्लोज है तो कोई एनर्जी बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी। बट यहाँ पर हमारे केस में याद रखना, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। सारा एनर्जी जो फूड से मिला है वो यूज नहीं होता। फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद सारा एनर्जी बॉडी यूज नहीं करती, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट होता है, तो इसकी वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें वैल्यूज को हम पुट अप करेंगे। कहीं पर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। यस आदित्य गहलोत, आदित्य गहलोत, यस सर। समझ में आ रहा है?
हाँ सर। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। सही। फूड सब्सटेंस, सबसे पहले आएगा इधर फूड सब्सटेंस। दूसरा आएगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, GCV, इसको लिखेंगे PV, किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम से किलो कैलोरीज में वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर PV, ये भी क्या होगा, किलो कैलोरी पर ग्राम। फूड मेजरली हम 3 कंसिडर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, प्रोटीन, फैट्स। फैट्स किसमें मिलता है बोलो, फैट्स किसमें मिलेगा? तो इन सब में क्या मिलेगा? डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, ना कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 4.1, प्रोटीन की 6.65 और फैट्स की 9.45। तो जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में कार्बोहाइड्रेट को प्लेस करोगे और उसका कंबशन होगा तो उससे कितना एनर्जी रिलीज होगा, 4.1। प्रोटीन को जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में प्लेस करोगे तो उससे कितना एनर्जी बनेगा, 5.65 एंड इससे 9.45। मेजर कैसे करते हैं, वो उस कैलोरीमीटर में ही ये फीचर अवेलेबल है, कैलोरीमीटर में ही ये फीचर अवेलेबल है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4.0 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की सेम और फैट्स की सबसे ज्यादा 9.0। ये कहाँ है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जब 1 ग्राम फैट खाएगी तो उससे कितना एनर्जी रिलीज होता है, 9 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन 4, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4। सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई एम राइटिंग इंपॉर्टेंट फॉर दिस टेबल। तो ये वैल्यूज याद रखनी है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 4.1, फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4। प्रोटीन्स की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 5.65, फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4। फैट्स की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 9.45 एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू 9। राइट, अब इसी से जुड़ा मैं एक सवाल दे रहा हूँ, इसको करो, ट्राई करो इसको। क्वेश्चन क्या है देखो, a healthy person eats the following diet, eats the following। मनीष यस सर। बाहर क्यों गया था अभी लेक्चर के? सर वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो एक क्वेश्चन दिया है मैंने, 5 ग्राम्स रॉ शुगर। ऊपर मैंने एक टेबल बनवाया है, देख ये टेबल तेरे को याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है ह्यूमन बॉडी को, 4.0। प्रोटीन से ह्यूमन बॉडी को कितना एनर्जी मिलता है, 4.0। फैट्स से कितना मिलता है, 9.0। बट ये कार्बोहाइड्रेट को अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में डालेगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर में डालेगा तो इससे कितना एनर्जी मिलेगा, 4.1, 1 ग्राम से, ठीक है, पर ग्राम। प्रोटीन से 5.65 पर ग्राम, फैट से 9.45 पर ग्राम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिल रहा है, फैट्स। राइट, किससे मिल रहा है, फैट्स। अब इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अ हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट, 5 ग्राम शुगर, ओके, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन। शुगर में क्या होगा बोलो, शुगर में क्या होगा, कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। नो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ओके, एल्ब्यूमिन क्या है, ये एक प्रोटीन, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन।
उसके बाद उसने 10 ग्राम प्योर बफेलो घी कंज्यूम किया। कोई भी आंसर डिस्क्लोज नहीं करेगा, मैं रैंडमली किसी को पूछूंगा, इसका मेरे को आंसर बताओ, और नहीं आ रहा है तो ठीक है, पर ट्राई तब सबको कर। 10 ग्राम क्या खाया? प्योर बफेलो घी विथ 2 ग्राम वेजिटेबल घी, 5 ग्राम लिग्निन। ठीक है, लिग्निन एक फाइबर है, ठीक है, लिग्निन का एक फाइबर, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो मैंने हिंट दे दिया। हाउ मेनी कैलोरीज, किलो कैलोरीज नहीं, कैलोरीज बतानी, हाउ मेनी कैलोरीज he is likely to get? कितनी कैलोरीज उसको मिलेगी? ठीक है, इस यही वैल्यू पुट करनी है तुम लोग, करेक्शन ये वाली, यही वैल्यूज पुट कर, ठीक है, यही वैल्यूज पुट करो, कैलोरीज हो या किलो कैलोरीज हो, यही वैल्यू पुट करो, बिकॉज तुम लोग के सिलेबस में इतना ही दिया हुआ। ऑप्शंस दे रहा हूँ, 126, 164, 164, 112, 112 एंड 144, 144। इसको कैलकुलेट कर कर आंसर बताओ जल्दी। डन सर। ओके, चलो बाकी लोग करो। हैव यू ऑल गॉट डॉक्टर अली? डॉक्टर अली मिला है तुम लोग को? डॉक्टर अली मिला है? आदित्य, अंश, आराध्य, महक, मनीष, तन्मय? No, sir. नो सर। नो सर। ओके ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो मैं तुम लोग को 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिसका हो गया है जस्ट वेट। वैल्यूज दिखाऊं क्या तुम लोग को? वैल्यूज दिखाऊं तुम लोग को कि कर लोगे? किया सबने?
आदित्य, अंश, Yes, sir. महक, यस सर। आंसर कोई बोलेगा नहीं? मनीष, यस सर। ठीक है, चलो आदित्य क्या आंसर है? ऑप्शन डी 144 कैलोरीज। आराध्या आंसर क्या है? 164 कैलोरी। तन्मयी, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आया? Sir, 144 calories. ओके, अंश, 144। ओके, देखो सो सॉल्व करते हैं। ये तुम लोग के बुक से ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, डॉक्टर अली में है ये क्वेश्चन। विल फाइंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 217, ठीक है। 5 ग्राम शुगर। सर आपका स्क्रीन में दिख- अच्छा अच्छा, याद दिला के थैंक्स। सो 5 ग्राम शुगर। शुगर का याद रखना है, टेस्ट मीठा होता है, राइट, मीठा होता है बिकॉज में कार्बोहाइड्रेट होता है। सो कार्बोहाइड्रेट कितना ग्राम शुगर है? 5 ग्राम। 5 ग्राम शुगर है, इसका मतलब 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इससे कितना एनर्जी मिल रहा है? 4.0। तो वैसे 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करना है 4 × 5, यू विल गेट 20 हम कैलोरी ही अज्यूम करेंगे ना। सेकंड क्या दिया है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, 4 ग्राम। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन कितना एनर्जी देता है? 4.0। तो देयरफॉर 4 ग्राम कितना देगा? सो 1 ग्राम कितना देता है? 4.0। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग नाउ योर कैलोरीज। वैसे ही 4 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो दिस विल बी 4 × 4, 16। अब है अगला, दैट इज 12। देखो 10 बफेलो घी एंड 2 वेजिटेबल घी। बेसिकली ये फैट की बात हो रही है। 10 + 2 12। तो घी इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू फैट्स। फैट होता है उसमें। दिया है 12 ग्राम, ठीक है। हम दोनों ऐड कर रहे हैं 10 + 12, 10 + 2 दैट इज 12। सो 12 ग्राम घी है, इसका मतलब 12 ग्राम फैट भी है। 1 ग्राम फैट से कितना एनर्जी मिला? 9.0। सो ऐसे 12 ग्राम फैट से कितना मिलेगा? 9.0 × 12, तो कितना आएगा? ये इसका वैल्यू 108। तीनों को प्लस कर दो, सम अप कर दो। सो 108 + 16 + 12, so this will be your, this is 128 138 144। कितना आएगा? 144 कैलोरीज। स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रफली कर सकते हो। जस्ट मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए तुम लोगों को ये स्टेप्स बताया। स्टेप्स वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं।
राइट, तो ऑलमोस्ट सभी को मैं अज्यूम कर रहा हूँ राइट आंसर, आराध्या को छोड़ के, आराध्या को छोड़ के बाकी सबको सही है आंसर। यस और नो? यस सर। Yes. चलो ठीक है। सो दिस completes our chapter digestion and absorption.